लिए ताकि आपके कंटेंट में, आपकी तैयारी में और फ़ायदा हो। मैं फिर दोबारा आपके पास आया हूँ। पास पेपर CSS 2020 हम असेस करेंगे, हम समझेंगे कि इसको हमने किस तरह करना है और हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, इसमें क्या हमारी आर्ग्यूमेंटेशंस होनी चाहिए और किस तरह हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स जो आप लोगों ने इंशाल्लाह लिया होगा वो किस तरह जो है हेल्प करता है आपको इस सारे के सारे एग्ज़ाम को करने में। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स मूव ऑन। पहला सवाल है कि रिफॉर्म्स ऑफ शेख अहमद सिरिंदी किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं मुस्लिम इंडिया को। ये इजी है सवाल, हमने जो है ये सवाल अपने स्लाइड्स में भी किया हुआ है। शेख अहमद सिरिंदी को एनालाइज किया है, उनकी कंट्रीब्यूशंस को, चाहे वो रिलीजियस हों चाहे वो सोशल हों, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उनको हम एनालाइज करें। इसके अंदर मैं अगर स्टार्ट करूँगा अपनी इंट्रोडक्शन को तो उसमें मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप दूंगा कि जो है शेख अहमद सिरिंदी एक ऐसे टाइम पे आए जब दीन इलाही आपका जो है पीक के ऊपर चल रहा था, जब मुसलमान जो है वो छोड़ते जा रहे थे, नोबिलिटी वीक होती जा रही थी, लोग जो है वो आपके इस्लाम को एक इस तरह से देखते थे कि आउटडेटेड पुराना रिलीजन है और हम जो है अब आगे जा रहे हैं इस दीन इलाही के साथ, या फिर जो है हिंदुइज्म और बाकी चीज़ों में कन्वर्ट होते हैं। और याद रखें कि इसने इन्फ्लुएंस किस तरह किया, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि हर चीज़ का घुमा के जो है बात होनी चाहिए कि उसने हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया को किस तरह इन्फ्लुएंस किया। तो मेरी जो है फिर उसके बाद सेकंड जो चीज़ होगी वो होगा कि शेख अहमद सिरिंदी की मैं सर्विसेज बताऊंगा, 1 2 ABCD, और हर चीज़ को रिलेट करूंगा कि किस तरह उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। अब मैं बैकड्रॉप के ऊपर इतना टाइम इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि उसने वो मेरे से पूछा नहीं है। उसने मेरे से पूछा है कि शेख अहमद सिरिंदी का रिफॉर्म, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो जो है आपका सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, वो आप मेरी स्लाइड्स में भी जाके देखेंगे, आपने खुद भी पढ़ा है, तो हम इतनी डिटेल में उसके कंटेंट पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो जो उनकी है कि जो है वहदतुल वजूद, और जो है आपने जो है उसके अंदर लेके आए, आपने जो है बताया उनको कि इस्लाम क्या होता है, आपने जहांगीर को ट्रेन किया ताकि वो जो है बाद में इस्लाम जो है उसकी वजह से इकट्ठा हुआ, आपने जो है बहुत इम्पॉर्टेंटली दीन इलाही को काउंटर किया, एक इंटेलेक्चुअल जो है एक बैटल लड़ी एक इस टाइम के ऊपर कि आपने इस सारे में समझाना है कि अगर शेख अहमद सिरिंदी ना होते, अगर उनकी प्रेजेंस, उनकी टीचिंग्स ना होती, तो आज मुसलमान जो है वो ना होते, मुसलमान इतनी स्ट्रेंथ में ना होते। अगर इतनी स्ट्रेंथ में ना होते मुसलमान तो शायद वो एट ए लेटर स्टेज मुस्लिम लीग ना बना सकते, अपनी जो है एक्टिव तरीके से अपने राइट्स के लिए ना लड़ सकते, और अबव ऑल पाकिस्तान ना कभी बनता। तो शेख अहमद सिरिंदी एक ऐसे टाइम पे आए जब मुसलमान तो अपने पीक पे चल रहे थे पावर के हिसाब से, लेकिन इस्लाम अपने पीक पे नहीं जा रहा था। तो शेख अहमद सिरिंदी ने अपनी सर्विसेज से इस्लाम को लेके आए। इसमें मैं ABCDEFG कोशिश करूँगा कि कम से कम 6 से 7 एटलीस्ट पॉइंट्स हो मेरे, जो कि जो है ABCD के हिसाब से, और सबके नीचे 5-5 6-6 लाइनें लिख के हर चीज़ को दोबारा तो उसके साथ करूँ। तो इसमें आप रेफ़र कर सकते हैं मेरी स्लाइड से रिफॉर्म्स में शेख अहमद सिरिंदी को। इंशाल्लाह कंटेंट वाइज भी आपको इसके अंदर पूरा आपको डेटा मिल जाएगा, और आप उसको खींचना तो फिर अपना ही काम होता है, तो वो आप इंशाल्लाह उसको बेहतर तरीके से कर लेंगे। एंड में कंक्लूजन हो जाएगी, और जो है कंक्लूजन में मैं लिखूंगा वही बात कि अगर ये ना होते तो मुसलमान ना बन सकते और इनकी वजह से बना, और वो बात मैं फिर दोबारा रीइटरेट करके इंशाल्लाह इसको पूरा आंसर में कन्वर्ट कर लूँगा। अगला सवाल, चाइना पाकिस्तान रशिया कोऑपरेशन विल फाइंड सूटेबल सपोर्ट मैकेनिज्म इज इन जो है बेसिकली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। आपने जो है जब आप करंट अफेयर्स देखो, याद रखना कि करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स दोनों एक दूसरे के साथ रीइंफोर्सिंग है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में डायरेक्टली ना भी हो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अपने उसमें ये चीज़ें कवर करें। SCO UN इन सारों का आपको बताऊँ तो आप जाके उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसमें मैंने स्पेसिफिकली ये बात बताई हुई है कि पाकिस्तान किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ी सी बातें बताऊंगा SCO के बारे में। SCO क्या है, क्यों बना, सिक्योरिटी सेंट्रिक है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। 2 में अब मैंने सीधा टू द पॉइंट, इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबी नहीं, 1 पेज 1.5 पेज मैक्सिमम,
टू द पॉइंट बात बतानी है कि पाकिस्तान चाइना रशिया कॉपरेशन किस तरह इनको एक सपोर्ट मैकेनिज्म एससीओ में मिलेगा। आप इसके अंदर एंटी टेररिज्म की बात कर सकते हैं, आप इसमें जो है बात कर सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जहां ये इकट्ठे हो सकते हैं, इनके गोल्स अलाइंड हैं, ठीक है। ये ईस्ट की साइड पे अब डेवलपमेंट लेके आना चाहते हैं, तो आप इसके अम्ब्रेला के अंदर जो है पाकिस्तान को एक्सेस मिल जाता है चाइना की जो डेवलपमेंट्स का, इकोनॉमिक और उनकी जो है पॉलिटिकल बैकिंग का, इकोनॉमिक बैकिंग का, मिलिट्री सपोर्ट का, सारा कुछ आपको इसके अंदर सपोर्ट मिल सकती है। रशिया पाकिस्तान जो कि जो है एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इंडिया और उसकी वजह से जो है काफ़ी हद तक स्टेलमेट पे आ जाते थे, वो अब एससीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू एक जो है कैपेसिटी शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो आप इसको पॉलिटिकल डायनामिक, इकोनॉमिक डायनामिक और सोशल डायनामिक से इसको आप केटर कर सकते हैं। और 3 के अंदर आप सीधा कंक्लूजन के ऊपर आएंगे कि जो है आहिस्ता पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसको करे। और आप इवन सीपेक को भी एससीओ से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि एससीओ के अंदर पाकिस्तान, रशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, सारे के सारे हैं। हमें वो एक्सेस, वो हमें एनर्जी का एक्सेस जो सेंट्रल एशिया से और रशिया से चाहिए था, वो हम इसके थ्रू, एससीओ के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर इसको एनर्जाइज किया जाए, सपोर्ट किया जाए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सब पाकिस्तान के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। और कंक्लूड करूंगा उससे आगे करके कि पाकिस्तान काम भी कर रहा है इस पर, और जो है चीज़ें हो रही हैं, एससीओ में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और ये करेंगे। आप रेफर कर सकते हैं मेरी वाली स्लाइड्स में भी, एंड आई एम श्योर कि जो है ये करंट अफेयर्स के अंदर भी कवर हुआ होगा जो सुहेब ने आपको कराया है, तो उसके अंदर भी आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि पाक रशिया ताल्लुकात और जो है पाक चाइना ताल्लुकात जो है उसके डायमेंशंस के अंदर ये किस तरह हेल्प कर सकती हैं। तो ये बेसिकली ट्राईलैटरल रिलेशनशिप है, ठीक है। और इसमें इंडिया फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्ले आउट करेगा, क्योंकि वो भी एससीओ का एक मेंबर है। तो आसान सवाल था, इतना मुश्किल सवाल नहीं, लेकिन एक एनालिटिकल सवाल है। तो याद रखना, वो सवाल करने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स, एनालिटिकल, ऑन द स्पॉट भी सोचना पड़ सकता है। फिर दोबारा हमारा जो है वो बात आ गई, व्हाट आर द मेजर प्रोविजंस ऑफ द शिमला एग्रीमेंट 1972 का बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। आपको पता है, मैंने आपको बताया अभी भुट्टो के टाइम के अंदर कि जो है शिमला एग्रीमेंट जो है वो आपका क्या था। शिमला एग्रीमेंट था जिसके थ्रू उसकी 2-3 मेजर जो है इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। तो अब इसका एक तो है मेजर प्रोविजंस, और दूसरा, अब ये मेजर प्रोविजंस है वो सिर्फ आपने बातें बतानी है। आप अभी विकिपीडिया के ऊपर जाकर देख लें शिमला एग्रीमेंट क्या है, आपको पता लग जाएगा। मेरी स्लाइड्स में रेफर कर लें तो वो भी आपको पता लग जाएगा। उसमें ना भी हुआ तो आपको इधर से ऑनलाइन बहुत आराम से पता लग जाएगा शिमला एग्रीमेंट क्या था, क्योंकि बैकड्रॉप क्या है, बांग्लादेश बन गया है। अब हमें अपने प्रिजनर्स वापस चाहिए। तो भुट्टो को आपको पता है कि प्रिजनर्स वापस चाहिए थे, उसने प्रिजनर्स लेके आए बहुत सारे। उन प्रिजनर्स को लेके आने में हम जो है लेवरेज हमारे पास नहीं थी, तो इन्होंने क्या सिचुएशन की कि इस टाइम के अंदर हमने जो है फॉर एग्जाम्पल पहली दफ़ा कश्मीर को कहा था कि कश्मीर जो है वो एक जो है ग्लोबल, जो कि जो है एक जिसमें यूनाइटेड नेशंस का रोल है, उसकी जगह एक बायलैटरल इशू है। बायलैटरल इशू क्या होता है, जिसके रिप्रिकॉशंस जो हैं वो आपके आज भी आपके सामने हैं कि जो है बायलैटरल इश्यूज को कहा तो इंडिया आज भी शिमला एग्रीमेंट को इन्वोक करके बात कहता है कि जो है ये आपका और इंडिया का मसला है, इसमें कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी को नहीं आना चाहिए। तो ये भी एक मेजर प्रोविजंस है। बाकी जो है आप उसको देख सकते हैं। तो ये एक दो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें थी। उसके बाद हेल्पफुल किस तरह, अब यहाँ आपका एनालिसिस आता है। हेल्पफुल किस तरह, उस टाइम के ऊपर एक वॉर जो है जो आपकी ख़त्म हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान दोबारा उठ किया। उसके बाद पाकिस्तान जो है इस टाइम के अंदर क्योंकि आपके बंदे आ गए, उसकी वजह से मुल्क के अंदर भी एक ये सूरत हाल हुई कि आपका मुल्क जो है इकट्ठा हो गया। इसके बाद जब भुट्टो ने एक लीडरशिप शो की तो लीडरशिप का वो आया कि जो है जिसके बाद 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन हुई, मुल्क इकट्ठा हुआ, जो मसले थे उसको आपने काफ़ी हद तक किया। बट ऑन दी अदर हैंड ऑब्वियसली जो है ना इंटरनल स्ट्रगल्स, प्रोविंशियल सेपरेटिज्म के भी इस टाइम पे शुरू हो गए थे, ठीक है। उसके बाद हेल्पफुल किस तरह था, वही के बाद अवेट किया आपने बांग्लादेश को रिकग्नाइज करने के लिए एक जो है, क्योंकि आपके वो गिले शिकवे जो इतना बड़ा मसला था वो ख़त्म हो गया। कश्मीर को आपने फॉर द टाइम बीइंग जो है वो रिलैक्स कर दिया, क्योंकि हमने बायलैटरल इशू कह के अब आपस में कोशिश की कि आप डायलॉग कर सकें, तो आपने एक चांस दिया पीस को, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। तो 1 करके इंट्रोडक्शन में आप थोड़ी सी बात करेंगे कि बैकड्रॉप क्या था, शिमला एग्रीमेंट क्या था। 2 के अंदर मैं शिमला एग्रीमेंट की मेन प्रोविजंस बताऊंगा।
उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि 3 से 4 से 5 पॉइंट्स अगर हो सके तो करूँ। थर्ड के अंदर मैं इसके बाद मैं जो हूँ बताऊँगा कि किस तरह इस सवाल की हेडिंग से ही आप उठा सकते हैं, किस तरह वो हेल्पफुल था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्यूरेबल पीस के लिए, और फिर उसके बाद मैं उसको कंक्लूड कर दूँगा। ठीक हो गया? लो जी, अगला सवाल करें। तो ये अच्छा सवाल है, अच्छा एग्ज़ाम है, एनालिटिकल एग्ज़ाम है और मज़ेदार सवाल है इसके अंदर। सवाल जो है वो मुश्किल, देखो आप, पहला शेख अहमद सरिंदी, बहुत आसान सवाल है। ये है, ये करंट अफेयर्स का सवाल है। शिमला एग्रीमेंट, आपको पता है कि शिमला एग्रीमेंट के 2-3 आपको मेन पॉइंट्स पता है, और एनालाइज करेंगे। देखो ऑन द स्पॉट कई दफ़ा सवाल आ जाता है जो हमने चीज़ें नहीं की होती, या जो चीज़ें हमने इतनी इंपॉर्टेंट नहीं सोची होती। ऐसा हो सकता है कि CSS के अंदर एक ऐसी चीज़ जो नहीं पड़ी हुई वो आ रही है आपके अंदर। ये आइडिया, मेरी कोशिश आपको हर चीज़ बताने की तो है, लेकिन जो है अगर हर चीज़ आप तक ना भी पहुंचे तो मेरा मकसद ये है कि आपको ट्रेन करूं कि अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आप सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डिफरेंट डायमेंशन से सोच के एनालाइज करके उसको बना सके। अगर ये स्किल आप में आ जाता है तो ये CSS के अंदर आपको बहुत मदद करेगा। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्रॉक्सी वॉर? प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है एक ऐसी वॉर जो A और B के दरमियान है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं लड़ रहे। A ने जो है आगे 1 को किया हुआ है, B ने 2 को किया हुआ है, और दोनों आपस में लड़े हैं। ये एक दूसरे के प्रॉक्सीज हैं। ठीक हो गया? तो वो लड़े हैं। या फिर कोई भी एक पार्टी भी, अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका जो है उसने अफ़गान वॉर एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी, क्योंकि अफ़गान जो है वो खुद, उसके साथ अफ़गान और रशिया आपस में नहीं लड़ रहे थे, बट जो है उनकी फोर्सेस, सबसे बड़ी एग्जांपल इसमें यमन की एग्जांपल है, इसमें जो अफ़गान वॉर की एग्जांपल है कि मुजाहिदीन को लड़ाया तो एक प्रॉक्सी को लड़ाया। इसके बाद जो है आपकी कोरिया के अंदर, नॉर्थ कोरिया जो है वो आपका प्रॉक्सी लड़ रहा था सोवियत यूनियन का। आपका जो है, जो आपकी साउथ कोरिया है वो कैपिटलिज्म, US को सपोर्ट कर रहा था, वो हो गया। इवन वियतनाम के अंदर दोनों ने अपने अपने जो है वो रखे हुए थे कि जो है अपने बंदे, अपनी फोर्सेस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीरिया के अंदर बहुत बड़ी आपकी हुई, लिबिया के अंदर आपकी हुई। जब 2 मेजर पार्टीज़ जो हैं आपकी एक जगह पे लड़ रही हैं और आपस में डायरेक्टली नहीं लड़ रही, बट अपने पॉन्स या अपने जो है लोगों के थ्रू लड़ी हैं, उसको प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। ठीक है? आर देयर एनी एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स एट प्ले इन द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान? बिल्कुल हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप बलूचिस्तान देखें तो इंडिया डायरेक्टली नहीं लड़ रहा। इंडिया क्या कर रहा है कि BLA, PRA, बाकी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, कुलभूषण यादव के अंदर हमने डोजियर दे दिया UN का, बातें नहीं हम बना रहे, वो उन्होंने किया। तो इंडिया ने डायरेक्टली क्या किया है कि अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ा है। दूसरा आ गया कि अगर जो है आप बलूचिस्तान की जगह आप इवन हमारी वॉर ऑन टेरर देखें तो बहुत ज़्यादा तालिबान को या TTP को सपोर्ट आपकी रॉ और NDS की है, हम बार बार बता चुके हैं। तो वो जो है पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को ख़राब कर रही हैं। उसके साथ आप अपने सेक्टेरियन वॉर्स, बग़ैर नाम लिए, लेकिन आप ये बात कर सकते हैं कि डिफरेंट सेक्टेरियन ग्रुप्स को, डिफरेंट जो है नॉन स्टेट एक्टर्स, या जो है सऊदी अरब और ईरान का जो एक टसल चल रहा है, वो अगर डायरेक्टली बैक नहीं भी कर रहे, या आप उनको कह भी दें डायरेक्टली बैक कर रहे हैं, तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर वो जो है सुन्नी और शिया जो है उसके अंदर एक पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी में एक इशू क्रिएट हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ सुन्नी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है और एक साइजेबल शिया पॉपुलेशन है जो कि हारमनी में रह रही हैं। तो अगर हम इसको इग्नाइट करेंगे तो एक मसला क्रिएट हो जाएगा। तो इस पर्सपेक्टिव से भी हम देख सकते हैं। तो एक वो है। इवन जो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर जो यहाँ हमारे स्पाइज या बाकी लोग भी जो हमारे जो है यहाँ, अगर ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो कि जो है पॉलिटिकल सेटिंग के अंदर, जो कि जो है वो पाकिस्तान की जो है इंटरेस्ट के अंदर काम नहीं कर रहे, तो वो भी एक प्रॉक्सी है जो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को कर रही है। आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर डायरेक्टली किसी बड़ी पार्टी का, अनटिल अनलेस के फॉरेन आपके जो एक्टर्स हैं उनको तो आप कर सकते हैं क्योंकि आप एनालाइज करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी एक इंसान का जो है, आपको पता ही है कि पॉलिटिक्स के अंदर अगर जो है इंडिया का रोल है, तो हम किस सियासतदान की बात कर रहे हैं। ठीक है, नवाज शरीफ की नहीं कर रहा मैं, वैसे अल्ताफ़ हुसैन की बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप वो ना लिखें नाम के साथ, आप उसको एक बेहतर तरीके से इस तरह बताएं कि पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ काम कर रही हैं जिनको हमने ऑफन टर्म किया है, तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को हम करती हैं, क्योंकि हमारी नेशनल जो हमारी
हमारी वो पॉलिसीज़ हैं उनको नहीं कर सकती। तो मैंने बलूचिस्तान से स्टार्ट किया, हमेशा अपने सॉलिड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फिर आप दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। और इसके अंदर मैं ये बात प्रॉक्सी वॉर्स में एग्जांपल्स भी मैं दे दूंगा थोड़ी सी, लेकिन उसको सेपरेट पॉइंट दे के नहीं, लेकिन एग्जांपल साथ साथ देता रहूँगा कि प्रॉक्सी वॉर क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जो है पाकिस्तान की अमेरिका की जंग थी जो हमने लड़ी है बैठ के, तो हम प्रॉक्सी बन गए ना। तो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर एनडीएस हो, चाहे वो आपका ईरान हो, सऊदी अरब हो, रशिया हो, तो हमने जो है जो प्रॉक्सी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को करती है। तो ये एक अच्छा बड़ा मजेदार सवाल है। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान, बहुत ब्रॉड जो है एक सवाल है। पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान में क्या क्या है, आपकी जो है लिनिएज की बेस के ऊपर आपकी पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। आपकी जो है पाकिस्तान के अंदर के ख़ानदानी पॉलिटिक्स है, नेपोटिज्म आपकी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। पॉलिटिकल कल्चर है जो कि पॉपुलिस्ट भी रहा है, जैसे भुट्टो के टाइम पे पॉपुलिस्ट आपने जो है बात की, जो लोग आवाम को ये करना। फिर जो है ना आपने गरीब पॉपुलेशन है तो उसकी क्योंकि लिटरेसी है तो आप उसको जो है वो पॉलिटिकल वादों से, या फिर जो है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपको हर चीज़ की इसके अंदर तो कम से कम 9 से 10 सब पॉइंट तो आपके होने चाहिए। ये तो आराम से आपके बन सकते हैं, जिसके अंदर आप करप्शन की बात कर सकते हैं, जिसमें आप ये जो पार्टियां बदल लेते हैं लोग, आप उनकी बात कर सकते हैं कि जैसे पावर आती है तो लोग मूव कर जाते हैं। आप इसमें बात कर सकते हैं कि हमारे वही जो है ख़ानदानी सियासतें चल रही हैं। आप इसमें बात कर सकते हैं कि हमारी जो है जो लोग हैं फॉर एग्जांपल वो आपके मेरिट के ऊपर बहुत दफ़ा ऊपर नहीं आते। जो औरतों के वोट हैं, औरतों की सीटें हैं, वो भी इस बेसिस के ऊपर कौन किसकी रिश्तेदार है उसकी बेसिस के ऊपर ऊपर आते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि फ्यूडलिज्म हमारी इधर है, जो है फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो बलूचिस्तान में ट्राइबल जो है कल्चर्स हैं कि सरदार आपके ऊपर आते हैं, वो है आपका जो है ना। फिर उसके बाद आप थोड़ी सी बता सकते हैं कि यंग लोग जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो आप एक सेपरेट, एक तो पहले आप एग्जिस्टिंग कल्चर का भी बता सकते हैं और इसके अंदर तो आप चेंजिंग जो पाकिस्तान का सिनेरियो उसकी भी बता सकते हैं कि अब अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, अब मीडिया आ रहा है, अब जुडिशरी आ रही है, तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर चेंज भी। और लेकिन हर चीज़ पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर पे हो, खाली मीडिया का मैंने नहीं आपसे पूछा कि वो क्या सर्व करती है, आपने सिर्फ ये बताना है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर जो है अब उसमें एडिड अकाउंटेबिलिटी आ रही है, क्योंकि जो है पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में जुडिशरी का, नैब का, मीडिया का, इनका रोल आ रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी पे यूथ इतनी बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से भी आपका एक है। तो बड़ा आराम से आपके 9 से 10 पॉइंट्स बन जाएंगे एंड इंट्रोडक्शन से हो जाएगा, गेम ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक हो गया। आखिरी दो हमारे इस एग्जाम में सवाल, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस। मैं एनर्जी क्राइसिस अपनी स्लाइड्स के अंदर बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, बिल्कुल लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, कभी सोचा ही नहीं। डैम, 2 डैम आपने सारे के सारे बनाए हैं पूरे के पूरे मुल्क के अंदर, और आपने जो है उसके बाद डैम ही कभी नहीं बनाए। एक डैम की फंडिंग हुई तो जो है ना आपका वो फंड पता नहीं किधर गया। और जो दूसरी बात है वो ये है कि सबसे बड़ी बात कि आपने जो है, तो इसको आपने ऑब्वियसली तरीके से लिखना है कि वो जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। फॉरवर्ड लुकिंग आपने जो है अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, आपने अपने डैम्स नहीं क्रिएट किए, आपने अपनी ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर फोकस ही नहीं किया सीपैक के अंदर कि वो बंद तो जाएगी तो ख़त्म किस तरह होगी। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, वही कि कभी इसके ऊपर गौर ही नहीं किया। अनलेस के लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बंदे बाहर से उसके ऊपर आ गए, हमने नहीं किया। ये आईपीपीज जो है ज़रूर इसमें लिखना, आजकल बात भी चल रही है आईपीपीज का क्या जो है वो है, कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं, हुकूमत का कितना लॉस होता है, आपका सर्कुलर डेट इतना ज़्यादा बन जाता है, कभी इसने किसके ऊपर काम नहीं किया। जो आपने एनर्जी के अंदर फैक्ट जो बंदे रखे हैं, या जो ओवर टाइम आपने किसी के नाम लिए बगैर के जो आपने लोग रखे हैं, उनकी अपनी जो उसके ऊपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है वो कम थी। उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, कोई एक फैक्टर नहीं होता। तो आपने ट्रांसमिशन लाइंस का भी बता दिया, हमने डैम्स का भी बता दिया, हमने स्मॉल डैम्स का भी बता दिया, हमने वाटर कंजर्वेशन की भी बात बताई, फिर हमने रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर हम बात ही नहीं करते। फिर जो है ना हम अपने कोल को यूटिलाइज करना, माइन करना, ये हमारी सोच के अंदर चीज़ें नहीं आती। हर एक का एक सेपरेट पॉइंट, हर आर्ग्यूमेंट का एक सेपरेट पॉइंट बनेगा तो आपका आंसर आएगा। और हमने एनर्जी क्राइसिस के ऊपर इस पर बात भी की है, उसको सिर्फ वो घुमा के बताएगा। और आपका स्किल ये है कि वो जब घुमाए तो आप उसको जो है वो बेहतर तरीके से हमेशा उसकी हेडिंग के हिसाब से कि लैक ऑफ स्ट्रैटेजी किस तरह था, पॉलिटिकल विल किस तरह थी, आप इन दोनों को इकट्ठे भी करके फिर दोबारा एक पॉइंट है तो 8 से 9 पॉइंट्स इसके अंदर होने चाहिए जो कि आपको एनालाइज करें। आप चाहें तो आप लैक ऑफ स्ट्रैटेजी को एक साइड पर कर दें, पॉलिटिकल साइड को 4-4 पॉइंट्स कर दें। आप चाहते हैं तो इसको इकट्ठा भी कर दें, क्योंकि इकट्ठा बेहतर रहेगा इन द सेंस के ये दोनों बड़ी मिलती जुलती चीज़ें हैं। कि स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बनी, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं थी। तो इस वजह से तो द पॉइंट इज़ कि
आपने ये बात इसको एनालाइज करना है। इसके अंदर करप्शन की भी आप बात कर सकते हैं कितनी बड़ी है, इसके ऊपर काम क्यों नहीं होता, कभी भी आपकी जो है पावर थेफ्ट होता है उसके ऊपर कोई काम नहीं होता। तो अब काम होने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन आपने जो है इन फैक्टर्स को बताना है जो एनर्जी क्राइसिस के मसले हैं, सिर्फ घुमा के उन मसलों को हर दफ़ा जोड़ देना पॉलिटिकल विल से और आपने जो है स्ट्रैटेजी से। डिस्कस द रिवाइवल ऑफ पाक यूएस रिलेशंस। बिल्कुल पाक यूएस रिलेशंस रिवाइव हो रहे हैं, आपको पता ही है इमरान खान पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप के अंडर पाकिस्तान के रिलेशनशिप बेहतर हुए हैं। आप जो है एंड द प्रेजेंट यूएस तालिबान पीस प्रोसेस, आपको पता है पीस प्रोसेस हो रहा है, आपने इसके रिवाइवल के ऊपर पहले एक बात करनी है, ठीक है। इन द उसने कहा रिवाइवल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान पीस प्रोसेस, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अब आपसे जनरल नहीं पूछ रहा, सारा कुछ इसके उसके अंदर पाकिस्तान कैसे सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान ने कितनी सपोर्ट की है तालिबान की उनको टेबल के ऊपर लाने पे, पाकिस्तान ने जो है इधर होस्ट किया ज़ल्मे खलीलज़ाद को, उसको जो है इधर किया, पाकिस्तान ने ऑफ़र किया कि हम अपने गुड ऑफिस जो हैं अपने ऑफिस देंगे कि आप इधर आके जो है इस्लामाबाद में डिस्कशन कर लें। आप पाकिस्तान ने अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो इनके साथ भी की है इस सारे के सारे मामले पे। ये चीज़ें तो हम प्राउडली ओन भी करते हैं एज ए गवर्नमेंट कि हमने इन दोनों को ले के आए एक टेबल पे ताकि एक पीस प्रोसेस पाकिस्तान का बने। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसके कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करते हुए, ठीक हो गया कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप्स किस तरह इस कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट यूएस तालिबान पीस प्रोसेस, और दो के अब ये पीस प्रोसेस हो गया, फिर दोबारा जो है मसले उनके चल रहे हैं उनकी पॉलिटिकली, अशरफ गनी और अब्दुल्ला के, और उसके साथ दूसरी बात है कि अब फिर दोबारा अटैक्स और वो चीज़ें शुरू हो गई हैं, बट नेवरदलेस एक प्रोसेस शुरू हुआ। तो पाकिस्तान उसको फैसिलिटेट भी कर रहा है, पाकिस्तान उसको करवा भी रहा है, पाकिस्तान जो है दोनों पार्टीज़ को टेबल पर भी लेके आया, पाकिस्तान ने जो है उनको ज़ल्मे खलीलज़ाद को भी होस्ट किया, पाकिस्तान ने जो है उनको इंटेलिजेंस भी दी, सपोर्ट भी दिया, पाकिस्तान ने अपने इंटरनली जो है फेंसिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि उनका वो जो एक्सेस है पाकिस्तान के थ्रू एक जो है जंग का उसको भी कम करने की कोशिश की। यूएस ने हमें इसके अंदर सपोर्ट भी किया, एक्नॉलेज भी किया, और जो है सबसे बड़ी बात है कि प्रेजेंट यूएस तालिबान पीस प्रोसेस जो है उसके हिसाब से हमने पूरी कोशिश की। और फिर मैं अगर आपके पॉइंट्स कम हो रहे हो तो आप एक और थर्ड हेडिंग बना के उसकी जो है इम्पॉर्टेंस भी बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में कभी भी कोई भी जो है अगर डेवलपमेंट होती है, पॉलिटिकल सिनेरियो बनता है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है ना पाकिस्तान उसको बेहतर तरीके से जो है वो कर सके, कि जो है पाकिस्तान उसको जो अफ़गानिस्तान का फ्यूचर है उसमें हमारे स्टेक्स, हमारी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके थ्रू पाकिस्तान इन जनरल जो आपके यूएस पाकिस्तान रिलेशंस हैं उसको भी इम्प्रूव कर सकता है, इकोनॉमिक और जो है आपके सोशल उसको भी बेहतर कर सकता है, क्योंकि हम अपनी परसेप्शन बदल रहे हैं कि हम एक टेररिस्ट हार्बरिंग कंट्री से एक ऐसे कंट्री बन रहे हैं जो कि पीस प्रोसेस लीड कर रहा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे रिपरकशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी हमारे पास आ रहे हैं, हमें डेट रिलीफ की बातें चल रही हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेहतर हुई है। तो मैं इसको क्योंकि डिस्कस है तो मैं इसके दोनों साइडों को बात कर सकता हूँ। तो मैं इसकी इंपॉर्टेंस पे मैं 4 से 5 पॉइंट सभी आपको मैंने बताए हैं, आराम से बन जाएंगे। और जो ये प्रोसेस में हमने ऐड किया है कम से कम इस पर भी 5 से 6 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं और फिर इसको कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। ये पेपर जो है थोड़ा एनालिटिकल है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जिसने सोचा है, जिसने सिर्फ जो है चीज़ें से देखी नहीं है बट समझा है कि उस चीज़ों से क्या रिपरकशंस होंगे, उसके लिए ये पेपर। और जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपने डॉन भी पढ़ते रहें, उसके ओपिनियन पीसेस पढ़ें, जिसने वो किया है उसके लिए ये पेपर बहुत अच्छा और मज़ेदार है, और उसको जो है इसमें फ़ायदा भी होगा, उसको आइडियाज़ भी मिलेंगे। तो मैंने आपको बता दिया जनरली कि पेपर क्या है, और हमारी स्लाइड्स बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंड वर्क सेट करती हैं। मैंने आपको ये बात बताई है, कभी ये मत सोचें कि कोई टीचर, कोई स्लाइड्स, कोई चीज़ आपको कंप्लीट 1 to 100% हाथ में पकड़ा सकती हैं। मेरा आइडिया ये है, मेरा तरीका भी ये है, और मैं चाहता भी हूँ कि आपको एक आंसर करने का जो स्किल है, जो एनालिटिकल स्किल है, वो आ जाए कि आप चीज़ को किस तरह सोचें, ताकि आपने जो अलग अलग जगहों पे, और ऐसे ही मैंने भी सीएसएस किया कि जो अलग अलग जगहों पे मैंने चीज़ें पकड़ी हैं, अलग अलग कुछ करंट अफेयर्स में पढ़ा है, कुछ आईआर में पढ़ा है, कुछ डिफरेंट में, उस सारे को एक तरफ आंसर स्पेसिफिक टॉपिक से लिंक्ड डायरेक्टली उससे निकालते हुए मैं जो है कर सकूं। तो इंशाल्लाह अगर आप ये करेंगे तो दैट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर यू एंड दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो बेस्ट ऑफ luck for this exam. I hope that was useful and enjoy.